हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में मैंने उत्प्रेरक का एक चार्ट बनाया था। उत्प्रेरक के प्रकारों का एक अवस्था के आधार पर था और एक क्रिया के आधार पर। तो उन्हीं उत्प्रेरकों के टाइप्स को हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी है अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक, और वो दो प्रकार के थे, एक सममांगी उत्प्रेरक और एक विषमांगी उत्प्रेरक। तो सबसे पहले हेडिंग डली हुई है सममांगी उत्प्रेरक। अब देखो, सममांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वैसे ही बता दिया था पिछली क्लास में। सममांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक अगर समान अवस्था में हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक यदि समान अवस्था में हो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक यदि समान या सेम स्टेज में हो तो ऐसे ऐसे उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसे भी क्रिया को उत्प्रेरण, सममांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, आप नोटिस कर लेना कि मैंने उत्प्रेरक की डेफिनेशन लिखाई थी। वे रासायनिक कारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, और उस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। ये स्पेशल ध्यान देना, उत्प्रेरक और एक होता है उत्प्रेरण। ठीक है, उत्प्रेरक आप जानते हो, वे रासायनिक कारक जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर वे कारक उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। इस प्रक्रिया, उत्प्रेरक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। तो ध्यान देना, ठीक है। देखो, अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक यदि समान अवस्था में हो तो ऐसे उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसी प्रक्रिया सममांगी उत्प्रेरण, सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब तो आपको नोटिस करना है, मैं रिएक्शन लिखूंगा कि सबकी अवस्था समान है क्या। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3COO CH3, इसकी अभिक्रिया करवाएं यदि हम जल से, HCl, तो क्या बनने वाला है? CH3COOH CH3COOH CH3OH। ये देखो, ये क्या? मैथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका? मैथिल एसीटेट। ये आप 8वें चैप्टर में समझोगे, फिलहाल आप इसको याद रखो। मैथिल एसीटेट की भी क्रिया जल से करवाई है। और उत्प्रेरक कौन सा लिया है? HCl। बना क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है ये? एसिटिक अम्ल। इसके साथ एक और बना है मेथेनॉल। एथेनॉल होता है ना, उसका पहला मेंबर है मेथेनॉल। अब आप चेक करो, जो मैथिल एसीटेट होता है ये भी कौन सी अवस्था में होता है? लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में। पानी कौन सी अवस्था में है? लिक्विड। एसिटिक अम्ल कौन सी अवस्था में है? लिक्विड। और मेथेनॉल कौन सी अवस्था में? लिक्विड। और जो HCl है ना, ये AQ, एक्विसियस। एक्विसियस भी तो लिक्विड अवस्था ही है, जलीय अवस्था होती है। AQ कौन सी अवस्था होती है? जलीय। ये भी जलीय अवस्था, ये भी जलीय, ये भी जलीय, ये भी जलीय और ये भी जलीय। तो आप बताओ, ये क्रियाकारक, ये क्रियाफल और ये उत्प्रेरक, तीनों की अवस्था समान है या असमान है? तो आप कह सकते हो यस सर, क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की अवस्था बिल्कुल समान है। ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? सममांगी उत्प्रेरक। और इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? सममांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। सममांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। सब समान है,
कोई बोले सर ये तो लिक्विड है, ये एक्यू है, एक ही बात है, ये भी तो जलीय अवस्था, ये भी जलीय अवस्था होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूं, SO2 की भी क्रिया अगर O2 से करवाएं, सल्फर डाइऑक्साइड की भी क्रिया किससे करवाएं, O2 से, तो इधर क्या बना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्या बना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना। अब आप चेक करो कि ये अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे कितना लगा दे 2 और यहाँ पर भी कितना, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना लगा दिया 2, तो 2 दूनी 4 और 1 6, अब हो गई बैलेंस, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या होती है, गैस होती है, और इसके अंदर जब उत्प्रेरक हम लेंगे वो भी गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी कौन सी अवस्था के अंदर है, गैस अवस्था में। तो आप कह सकते हो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की भी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और ये कौन से उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होता है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब आप देखो ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, और ये उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक समान अवस्था में हो, समान अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, सममांगी उत्प्रेरक, और ये प्रक्रिया सममांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए होंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल किस चीज को शो कर रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इस चीज को शो कर रहे हैं कि इनके उत्प्रेरक कौन से उत्प्रेरक है, सममांगी उत्प्रेरक। समझ गए। अब देखो विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, से के आगे क्या लगा दो, वी। यदि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल, उत्प्रेरक यदि समान अवस्था में नहीं हो, समान अवस्था में नहीं हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक, या इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरण प्रक्रिया कहलाती है। अब ध्यान देना, 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, N2 प्लस 3S2 2NH3 निकल। एग्जाम्पल नंबर 2, CS2 डबल बॉन्ड CS2 CS3 सिंगल बॉन्ड CS3, सॉरी इसमें F ही आएगा और इसमें आएगा निकल। तो 2 रिएक्शन मैंने तुम्हारे सामने लिखी है। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से अमोनिया कई बार आ चुकी है, अभिक्रिया कई बार ही आ चुकी है। इसमें उत्प्रेरक कौन सा काम में आता है, Fe, और Fe क्या है, लोहा। क्या है, लोहा। ओके, ये भी कई बार आ चुकी है। ये क्या है, ये एल्कीन है, और एल्कीन से क्या बना रहे हैं हम, एल्केन, या ऐसे बोल सकते हैं एथीन से एथेन बना है। अब ये जो एथीन है, एथीन वनस्पति तेल होता है। एथीन क्या होता है, वनस्पति तेल। अगर इसके भी क्रिया हम किससे करवाएं, हाइड्रोजन से, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है, एथेन। क्या बन जाता है, एथेन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वनस्पति घी, वनस्पति घी। देखो सीधे सीधे साफ सुथरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि एथीन को चेंज किया है किसमें, एथेन में। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन से भी क्रिया करवाई है तो एथेन बना है। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा काम में आया, निकिल। तो जो एथीन होता है ना, वो वनस्पति तेल में होता है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की भी क्रिया है ये। और वनस्पति घी को आप बोल सकते हो डालडा। क्या बोल सकते हो, डालडा। तो डालडा बनाने की भी क्रिया है ये, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं हम, और हमें ये देखना है कि इनकी अवस्था समान है कि नहीं है। यदि क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक की अवस्था समान नहीं है तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, विषमांगी, और ऐसी प्रक्रियाएं कहलाती है विषमांगी उत्प्रेरण। 2 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने डाल दिए। नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में होती है, आप बोलोगे सर गैस। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में होती है, गैस। अमोनिया जो बना, अमोनिया भी क्या होती है, गैस। लेकिन Fe तो गैस नहीं होता, लोहा तो गैस नहीं होता ना। इसकी अवस्था कैसी है, सॉलिड।
तो आप बोल सकते हो क्रियाकारक और क्रियाफल की अवस्था एक जैसी होगी, लेकिन उत्प्रेरक की अवस्था अलग है। क्रियाकारक और क्रियाफलों से उत्प्रेरक की अवस्था अलग है, मतलब समान अवस्था में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से उत्प्रेरक का उदाहरण है? विषमांगी उत्प्रेरण, क्योंकि अवस्थाएं अलग अलग है। यहां पर भी चेक कर लो। ये मान लो एथीन है, ये गैस है, एथेन है, ये भी क्या है? गैस है। ये जो निकेल है ना, ये चूर्ण का है। निकेल यहाँ पर चूर्ण के रूप में लिया है, और वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो देखो इनकी भी अवस्थाएं क्या है? समान नहीं है। अवस्थाएं कैसी है? डिफरेंट है। और अवस्था अलग होने के कारण, अवस्था अलग होने के कारण वी कैन से दैट these example are that is called heterogeneous catalyst। ये किसके एग्जाम्पल है? विषमांगी उत्प्रेरण के, क्योंकि इन पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम नहीं है। समझ गए होंगे? ठीक है, तो दो तो हमने कंप्लीट कर लिया, सममांगी और विषमांगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। देखो क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के बताए थे मैंने। नंबर 1 धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। धनात्मक उत्प्रेरक, और धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। देखो यहाँ पर अवस्था से मतलब नहीं है, यहाँ पर अवस्था से मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें इस चीज का पता लगाना है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। एग्जाम्पल देखो, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करें तो क्या बनेगा? 2KCl प्लस 3O2 यहाँ पर। अभी देखो ये पहले भी आ चुकी है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। इसको गर्म करोगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। अगर आप इसमें कोई ऐसी चीज मिला दो कि ये काम फटाफट हो जाए, तो मान लो हमने इसमें उत्प्रेरक मिला दिया MnO2, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। क्या मिला दिया? मैग्नीज डाई। एक मिनट, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको गर्म किया तो ये दोनों प्रोडक्ट बने, लेकिन ये काम धीरे धीरे हो रहा है। तो हमने एक उत्प्रेरक मिला दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन सा उत्प्रेरक? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये काम जल्दी जल्दी पूरी हो गया, मतलब अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग बढ़ चुका है, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। और ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट या पॉजिटिव उत्प्रेरक कहलाता है। समझ गए? एक और अगर एग्जाम्पल लें, SO2 की अभिक्रिया O2 से करवाएं तो क्या बन गया? 2SO3, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिलाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हमने एक उत्प्रेरक मिला दिया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को मिलाने पर ये दोनों फटाफट मिल जाते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड का। तो ये भी एक प्रकार का कौन सा उत्प्रेरक हुआ? पॉजिटिव या धनात्मक उत्प्रेरक। इन दोनों उत्प्रेरकों की वजह से ये दोनों रिएक्शन जल्दी जल्दी पूरी हो गई, मतलब अभिक्रिया का वेग
बढ़ गया, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। तो ये तो बात थी किसको लेकर? धनात्मक उत्प्रेरक को। अब बात करें हम किसको लेकर? ऋणात्मक उत्प्रेरक। देखो नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटेलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटेलिस्ट। ध्यान देना, वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दे। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दे। यहां पर ध्यान रखना, रेट ऑफ वेलोसिटी, वेग की जो दर है वो क्या हो रही है? घट रही है। वेट की जो दर है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो वे कारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दे क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लू, H2O2, H2O2, H2O प्लस O2। यहाँ पर दो मोलिक्यूल, यहाँ पर दो, और यह अभिक्रिया हो रही है कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल देखो, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस की विघटन की दर बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। आप ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस है ना H2O2, ये बहुत जल्दी टूटकर H2O और O2 का निर्माण करती है, बहुत जल्दी जल्दी। और अगर ऐसा हो जाता है तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इकट्ठा नहीं कर पाते। समझो इसको, रिएक्शन को। ये अभिक्रिया बहुत जल्दी पूरी होती है। H2O2 की टूटने की दर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। H2O2 टूटकर H2O और O2 बहुत जल्दी जल्दी बना देती है। तो सोचो, अगर ये बहुत जल्दी टूट जाएगी तो ये बन जाएंगे, अगर ये बहुत जल्दी टूट जाएगी तो ये हमें मिल ही नहीं पाएगी। और हम क्या, अगर हमें H2O2 चाहिए, हमें H2O2 चाहिए, आप H2O2 को संग्रहित करना चाहते हो, उनको कलेक्ट करना चाहते हो, तो क्या करोगे? इस अभिक्रिया में एक ऐसी चीज मिलाओगे जिससे इस अभिक्रिया की जो स्पीड है वो क्या हो जाए? घट जाए, और हमें H2O2 प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटेगा, बहुत जल्दी टूटेगा तो ये दोनों बनेंगे। तो हमने क्या किया? इस अभिक्रिया में ग्लिसरॉल मिला दिया। कौन सा उत्प्रेरक मिलाया? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के मिलाते ही H2O2 के विघटन की दर, H2O2 के टूटने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब H2O2 की टूटने की दर कम हो जाती है तो आप H2O2 को क्या कर सकते हो? संग्रहित कर सकते हो। अब आपको H2O2 मिल गया क्योंकि आपने अभिक्रिया में क्या डाल दिया? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के डालते ही अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? घट गया। बात समझ में आई? ग्लिसरॉल डालते ही अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? घट गया। और ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? घटा दे। कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल कौन से उत्प्रेरक का काम कर रहा है? ऋणात्मक। ओके, एक और अगर एग्जाम्पल ले ऐसा, एक एग्जाम्पल और ले, हाँ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस O2। टू HCl, देखो ये क्या है? CHCl3, क्लोरोफॉर्म। क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा मूवी के अंदर या कोई भी सीरियल के अंदर, रुमाल के ऊपर एक केमिकल छिड़कर सूंघा देते हैं, बेहोश हो जाता है, वो क्लोरोफॉर्म ही होता है। और जो ग्लिसरॉल होता है जिसको आंखों में लगाने पर आंसू आ जाते हैं, अगर किसी को रोना है तो ग्लिसरॉल आंखों में डाल दे तो फटाफट आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, देखो ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म को अगर आप हवा में खुला छोड़ दोगे, सुनना ध्यान से, क्लोरोफॉर्म को अगर आप वायु O2 कहाँ से आई, O2 वायुमंडल में है, अगर क्लोरोफॉर्म को आप खुले कमरे में या वायुमंडल में खुला छोड़ देते हो तो क्लोरोफॉर्म इस ऑक्सीजन के साथ ऑटोमेटिकली अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, अपने आप ही ऑक्सीकृत हो जाता है, और एक विषैली गैस, ये है ना COCl2, इसका नाम है फास्जीन गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्या बनी, फास्जीन गैस। कहने का मतलब ये है, क्लोरोफॉर्म को कमरे के अंदर खुला छोड़ने पर या वायुमंडल में खुला छोड़ने पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, और क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे एक विषैली गैस फास्जीन का निर्माण होता है। तो ये तो गैस बन गई, ये तो उड़ गई, और उस बर्तन में क्या बच गया, या जहाँ पर क्लोरोफॉर्म पड़ा था वहाँ पर क्या बच गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो फास्जीन गैस है ना, ये विषैली गैस है, ठीक है, ये गैस हमारे कॉन्टेक्ट में नहीं आनी चाहिए। तो सोचो अगर ऐसा काम होगा, क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ोगे तो फास्जीन गैस का निर्माण होगा ही होगा, और ये बहुत जल्दी काम होता है। तो क्यों ना हम इस क्लोरोफॉर्म में एक ऐसी चीज मिला दे, एक ऐसा उत्प्रेरक, यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं लिखा है मैंने अभी तक, एक ऐसा उत्प्रेरक मिला दे जिससे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया ही ना करे, और वो उत्प्रेरक है एथेनॉल। कौन सा उत्प्रेरक है, एथेनॉल, C2H5OH। ये एथेनॉल का सूत्र है, C2H5OH। अगर क्लोरोफॉर्म को O2 के साथ ऑक्सीकृत होने से बचाना है, फास्जीन गैस का निर्माण होने से बचाना है, तो क्लोरोफॉर्म में क्या मिला दिया जाता है, एथेनॉल मिला दिया जाता है। क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथेनॉल मिलाकर आप क्लोरोफॉर्म को आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि एथेनॉल मिलने पर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत नहीं होता है और फास्जीन गैस का निर्माण नहीं होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, यदि क्लोरोफॉर्म को खुले कमरे में, क्लोरोफॉर्म को कमरे में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, तो फिर आप आंसर लिखोगे, क्लोरोफॉर्म कमरे की ऑक्सीजन से या वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस फास्जीन COCl2 का निर्माण करता है, जो कि एक जहरीली गैस है, ठीक है। और इस गैस से बचने के लिए या क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बचने के लिए क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा में एथेनॉल मिला दिया जाता है। अब आप दोनों को समझ में आ रहे, आपको समझ में आ रही होगी कि इन दोनों रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्शन में, इन दोनों उत्प्रेरकों से हमने इस रिएक्शन के वेग को क्या कर दिया, घटा दिया। यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को किसने घटाया, ग्लिसरॉल ने। यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को किसने घटाया, एथेनॉल ने। तो एथेनॉल और ग्लिसरॉल दोनों कौन से उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई। एथेनॉल और ग्लिसरॉल दोनों ने दोनों अभिक्रियाओं के अंदर अभिक्रिया के वेग को क्या किया है, घटाया है। तो ये दोनों किस प्रकार के उत्प्रेरक हुए, नेगेटिव। किस प्रकार का उत्प्रेरक हुआ, नेगेटिव। कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि H2O2 की विघटन की दर को रोकने के लिए कौन सा उत्प्रेरक मिलाते हैं, ग्लिसरॉल। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक मिलाते हैं, एथेनॉल। तो ऐसे आप इजीली ढंग से पढ़कर हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो दो तो हमने पढ़ लिया, धनात्मक और ऋणात्मक, और दो उत्प्रेरक और बच रहे हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं ना, धनात्मक हो गया, दूसरा ऋणात्मक हो गया। अभी एक कौन सा बच रहा है, जैव उत्प्रेरक और एक स्वतः उत्प्रेरक। तो जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो दो टॉपिक तो ये और एक है उत्प्रेरक की विशेषता। कुल मिला के फाइनली एक लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसमें आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।